हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 8। हमने एनसीईआरटी शुरू की गई थी और क्लास 8 में हमारा चैप्टर 2 चल रहा था और चैप्टर 2 में आज हम करेंगे चैप्टर 2 का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में हम भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में और जल के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर चुके थे। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो ये सब कुछ हम पिछली क्लास में कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में इसकी पार्ट नंबर 1 मिल जाएगा। और ठीक है, तो यहाँ पर आज की क्लास हमारी शुरू होने वाली है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों से, यहाँ से। ठीक है, तो इससे पहले हम एक वीडियो कर चुके हैं पार्ट 1 के रूप में। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से इकट्ठी की गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप, छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये आपको अलग अलग तरीके की वनस्पति है ना, तो वनस्पति से निर्मित चीज़ों के बारे में आपस में बात कर रहे हैं। जस्सी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। वह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त होता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, यानी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हमें पौधों से, वनों से प्राप्त होती है, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो जो आपकी प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीव है, वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, इन तीनों के आपस में मिलने से एक आपका बायोस्फीयर बनता है, जैवमंडल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं चित्र भी दिखा देती हूँ रेशम कीट का। तो ये है रेशम का कीड़ा जिससे आपकी रेशम बनती है। तो जैवमंडल के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैवमंडल में सभी जीवित जीव, तो जो सभी के सभी जो जीवित जीव हैं वो जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं, यानी इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो इकोलॉजिकल सिस्टम होता क्या है? सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु और उनके पर्यावरण के बीच जो इंटरैक्ट होता है, आपस में इंटरैक्ट, और इसके साथ साथ पर्यावरण के बीच जो अंतर संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसे ही इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव ये दोनों बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं। पौधे आपकी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? पौधे आपके कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? मनुष्य ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर आपके पौधे नहीं होंगे तो वो ऑक्सीजन कैसे छूटेगी और फिर कैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन मिलेगी? तो ये सारा सर्कल ऐसे ही आपस में घूमता रहता है। तो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं पौधे जिससे हम सांस लेते हैं। फसलों को उगाने के लिए जो आवश्यक मिट्टी है उसकी भी सुरक्षा करते हैं पौधे, रक्षक मेखला के रूप में। पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे बनती है रक्षक मेखला। पेड़ों की एक लंबी लाइन लगाई जाती है भूमि के बीच में ताकि मिट्टी को उड़ा के ना ले जा सके पवन। भूमिगत जल के संग्रह में भी सहायता करते हैं पौधे। ठीक है, और क्योंकि जड़ों के माध्यम से, पौधों की जड़ों के माध्यम से जो पानी है वो नीचे भूमि में चला जाता है। हमें फल, लैक्टक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव रूप, ये सभी के सभी वन्य जीवों के अंतर्गत आते हैं। जो भी आपके जीव जंतु हैं जो वनों में रह रहे हैं, पक्षी हैं, जो कीड़े हैं या पानी में रहने वाले जीव हैं, ये सारे के सारे आपके वन्य जीवों के अंतर्गत ही आते हैं, जिनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी, जैसे मधुमक्खी हमें क्या देती है भाई? मधुमक्खी हमें शहद देती है। जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में हमें मदद करती है, पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है मधुमक्खी। तो ध्यान रखना, मधुमक्खी क्या है? ये आपका एक अपघटक में आती है, डिपोजिशन में, ठीक है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है, चिड़िया भी कीड़ों पर निर्भर है, चिड़िया भोजन कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं। जो आपके मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको गिद्ध खा जाते हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक भी माने जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो मरने के बाद गलता है, सड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है। तो गिद्ध उन मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर एक शोधक का भी काम करता है पर्यावरण के अंदर। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो चाहे छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। नेक्स्ट आता है वनस्पति का, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। तो इससे करने से पहले आप ये देख लो, ये आपके कुछ बॉक्सेस हैं, क्या आप जानते हैं? तो सबसे पहले इसी बॉक्सेस को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एंड एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन, ये अजीब से नाम है, आपके एग्जाम में तो आने वाले हैं नहीं, बाकी उनकी अपमार्जन उपरांत जो गिद्ध है वो किडनी खराब होने से मर रहे थे, क्योंकि इनको खा लिया गिद्धों ने, फिर गिद्धों की किडनी खराब हो गई तो वो मर रहे थे। तो पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं और आरक्षित स्थानों पर गिद्ध की प्रजनन के भी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पिक्चर भी दिखाया हुआ है एनसीईआरटी बुक में गिद्ध का, तो आप देख सकते हो, ये गिद्ध है भाई। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बॉक्सेस देखते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो ब्रह्मकमल, ये है ब्रह्मकमल, अगर आपने नहीं देखा हो, एक औषधीय बूटी है, औषधियों में यूज़ होती है ये, दवाइयों में। और ये है किलकिला, किंगफिशर भी कहते हैं इसे, हरियाणा में तो ये आपकी पंचकुला साइड में किंगफिशर नाम की जगह भी है, तो ये किलकिला, किंगफिशर। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण, यानी प्राकृतिक वनस्पति आपकी कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण की बात करें तो मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है प्राकृतिक वनस्पति, क्योंकि टेम्परेचर कैसा है और नमी कितनी है, वर्षा कैसी होती है, इन पर निर्भर करती है आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा जाता है: वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। तो चलिए इनको देख लेते हैं ये क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में आपके विशाल वृक्ष उग जाते हैं, यानी बड़े बड़े पेड़ उग जाते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उसकी सघनता भी कम हो जाती है। आर्द्रता यानी वर्षा, जहाँ पर आपकी वर्षा कम होती चली जाएगी ना, तो वृक्ष भी आपके कम मात्रा में, और उनके वो जो अधिक वृक्षों की वाली बात है ना, तो वो भी कम होती चली जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, यानी ज़्यादा लंबे लंबे वृक्ष और घने वृक्ष नहीं होंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे और कम होंगे और घास होंगी, जिससे विश्व के घास सतलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले सूक्ष्म प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं। कंटीली झाड़ियाँ यानी आपके जो रेगिस्तान वाला इलाका होता है वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, जैसे आपकी जो बेर होते हैं ना, वो छोटे छोटे बेर होते हैं, वो भी कंटीली झाड़ियों पर ही लगते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में जो पौधे की जड़ें होती है वो गहरी होती है। क्यों गहरी होती है भाई? क्योंकि बेचारे पानी की तलाश में जड़ें जमीन के अंदर धंसती चली जाती है कि कहीं तो उसे पानी मिलेगा। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन वृक्षों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली
होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की तुंड्रा वनस्पति में मोस और लाइकेन भी सम्मिलित होती हैं, पाए जाते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट लिए जाते हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि भाई आपकी जनसंख्या तो बढ़ रही है पर हमारी लैंड तो उतनी ही है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी लैंड भी इंक्रीज हो रही है, लैंड तो उतनी ही है ना। तो मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य पेड़ों को काट रहा है, वनों को काट रहा है एग्रीकल्चर करने के लिए, क्योंकि उसे लैंड चाहिए और जनसंख्या डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। तो विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। अगर इसे सुरक्षित नहीं किया गया और इसका इसी प्रकार से दोहन होता चला गया तो ये हमारे लिए भविष्य में ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण, कि कैसे बचाएंगे। तो वन हमारी संपदा है जो कि हमें नेचर ने दी है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे, वन नहीं होंगे तो आपके वन्य प्राणी वो कहाँ रहेंगे, वो भी मरेंगे। और साथ ही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र वो भी तबाह हो जाएगा, क्योंकि वन्य पौधे नहीं है और क्योंकि पौधे तो बेस का काम करते हैं ना, हरे पौधे। फिर उसके बाद जीव जंतु भी नहीं रहेंगे तो इकोलॉजिकल सिस्टम तो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित और संकटापन्न है, यानी उनके लुप्त होने की कगार पर है, यानी खत्म होने की कगार पर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो डायनासोर अब आप देखते हो नहीं ना, तो लुप्त हो चुके हैं। तो ऐसे ही कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूसंकलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है जो मिलकर इन प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रोसेस को बढ़ावा देते हैं। तो वनोन्मूलन यानी वनों को काटना, मिट्टी का कट कट कर बह जाना, मिट्टी अपरदन, निर्माण कार्य जो कि आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, दावानल यानी वनों में जो लगने वाली आग है, भूसंकलन, लैंडस्लाइड आपकी पहाड़ी वाले एरिया का नीचे गिर जाना। तो ये सारे जो क्रियाएं हैं, चाहे वो मानव द्वारा उत्पन्न है चाहे नेचर द्वारा, ये सारी की सारी मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रोसेस को बढ़ावा देती हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का भी बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की जो संख्या है वो आपकी तेज़ी से कमी आई है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका स्कूल में छात्रों के द्वारा वनों द्वारा बनाया गया कोलाज है। तो यहाँ पर और ये वन में अजगर को दिखाया गया है, और इधर सुनामी के बाद ग्रेट निकोबार में जो वर्षा वन थे उनका देखो कितना बुरा हाल हुआ है। तो इस प्रकार की जो ये आपदाएं हैं ये भी काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं, चाहे वो नेचुरल है या फिर मैन मेड है। तो पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इसमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग, मोर, ये सारे के सारे इन्हीं में ही आता है। इनका शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है, अनाधिकार। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। अगर व्यक्तियों को जागरूक किया जाए इनके बारे में तभी इनको बचाया जा सकता है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने ब्लैक बक का चित्र भी दिया गया है। तो ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि अब ये लुप्त होने के कगार पर है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर देखो कुछ एक्टिविटीज़ भी दी गई है जो कि आपके एनसीईआरटी स्टूडेंट के लिए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए, जितनी भी प्रजातियां हैं उनकी उतनी संख्या को भंग ना किया जाए तो भी आपके पर्यावरण में बैलेंस बना रहेगा, संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपनी एक्टिविटी से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। यानी मनुष्य तो अपने स्वार्थ के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहा है, चाहे उससे वनों को कितना नुकसान हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, या फिर वन्य प्राणियों को नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। तो अनेक जो पक्षियों हैं और आपके जो जीव जंतुएं हैं और
उनका अंधाधुंध जो शिकार हो रहा है उसके कारण वे विलुप्त हो रहे हैं, यानी खो रहे हैं, उनकी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे आपके सामाजिक वानिकी यह आपका एक ऐसा ही कार्यक्रम है, या वन महोत्सव, ये जो कार्यक्रम है इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें और फ्यूचर में शिकार जैसी चीज़ों से दूर रहें। तो बहुत से देश जैसे पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के बिल्कुल विरोध है। भारत में भी शेर, चीता, हिरणों और भारतीय सारंग और मोर को मारना बिल्कुल अवैध है, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है ही, तो इनको मारना बिल्कुल अवैध है। ठीक है। और एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसकी स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है, और इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध, बिल्कुल रोक लगा दी गई है कि भाई अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए बस एक ही रास्ता रहता है, जेल। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है, और प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार पौधों और उनका संरक्षण करना चाहिए। तो आप जैसा कि आप जानते हो नेशनल पार्क भी इसके लिए बनाए गए हैं। तो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया जो कोई नेचुरल एरिया होता है, प्राकृतिक क्षेत्र होता है, उसे ही कहते हैं नेशनल पार्क। और भारत में भी अब आपके 105 से भी अधिक नेशनल पार्क हैं। ठीक है, जिसमें से हमें इंपॉर्टेंट पढ़ने भी पड़ते हैं, और मैंने करवा भी रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ये जैवमंडल निश्चय, तो जैवमंडल निश्चय क्या होता है इसे भी पढ़ लो। तो यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की यानी सुरक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला होती है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया होता है कि जीव जंतुओं को कैसे संरक्षण दिया जाए, कैसे उनका डेवलपमेंट किया जाए। तो इसके बीच रिलेशन को दर्शाने के लिए जैव मंडल निश्चय क्षेत्र बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये काजीरंगा नेशनल पार्क का दृश्य है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क में आप हाथियों के झुंड को देख रहे हो। ठीक है, और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको जवाब देना कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। तो भाई कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर देना कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा आता है CITES के बारे में, जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो ये एक आपका इंटरनेशनल समझौता है। क्या है? इंटरनेशनल समझौता है। इसका उद्देश्य यह निश्चित करना है कि वन्य प्राणी और पौधों के जो नमूने हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 प्रजातियाँ रक्षित की गई है, यानी सुरक्षित की गई है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, ऑर्किड, एलो, इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये CITES ये आपका इंटरनेशनल लेवल पर जो पौधे हैं, जो वन्य प्राणी हैं, उन सबको सुरक्षित करने से संबंधित है। ठीक है, तो आप समझ चुके हो इस चीज़ को अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आपको ये चीतलों का झुंड है, ये चीतल हैं आपके, तो अलग अलग तरीके के दिखते ही हैं हमें अलग अलग। तो यहाँ पर भाई आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और आई थिंक आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो 2 पार्ट्स में हुआ है ये पूरा चैप्टर। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 भूमि, मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर आगे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? जैव पदार्थ, मिट्टी का गठन और समय। तो मिट्टी का निर्माण का नहीं है भाई, मृदा का गठन तो होता ही है और जैव पदार्थ भी होते हैं, पर टाइम को इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयोग है? तो वेदिका कृषि यानी सीढ़ीदार खेत। आपके जो पर्वतीय यानी तीव्र ढाल वाले इलाकों पर सीढ़ीदार इस तरीके की खेती की जाती है, सीढ़ियाँ बनाकर, तो उसे ही कहते हैं वेदिका कृषि। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? देखो हमें नेचर के संरक्षण के अनुकूल नहीं है बोला है,
तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता ना हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो ये दोनों तो ख और ग, ये दोनों तो आपकी प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल है, जबकि क ये प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट आता है, आपको मैच करना है। तो भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग ह्यूमस, चट्टान बांध, जैव मंडल। तो पहला आता है मिट्टी अपरदन को रोकना। तो चट्टान बांध से हम मिट्टी अपरदन को रोक सकते हैं, चट्टानों के बांध बनाकर। नेक्स्ट आता है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच एक जुड़ा एक संकरा क्षेत्र आपका जैव मंडल कहलाता है, बायोस्फीयर कहलाता है। मिट्टी का उत्पादनकारी उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है। ऊपरी मिट्टी पर निक्षेपित जैव पदार्थ आपके ह्यूमस कहलाते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए हैं और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो बताना भैया आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर कर लेना ताकि आपको आगे भी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।